राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने का मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा त्रिनीति लागू करने का आदेश वापस लेने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि वे भविष्य में भी ऐसी नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 24 घंटे में बारिश और भूस्खलन से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। आतंकवाद विरोधी एक महत्वपूर्ण सफलता में कोयंबटूर पुलिस ने आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले से 2 लंबे समय से फरार चल रहे आतंकी संदिग्धों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग परियोजना का परीक्षण मानसून के कारण स्थगित कर दिया गया है और अब यह 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच किया जाएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर कोई असंतोष नहीं है और जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं तो नेतृत्व के मुद्दे पर किसी भी मतभेद की जरूरत नहीं। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल ने दावा किया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार पार्टी नेता विक्रम सिंह मजीठिया के साथ एकजुटता व्यक्त करने मोहाली जा रहे कई अकाली कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में परिष्कृत विस्फोट उपकरण धमाके में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर इस सप्ताह जारी रहने का अनुमान है और इस दौरान कई जगह भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बिहार चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंचे। यहां भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में हर नेता कार्यकर्ता की भावना से काम करता है, यही हमारी ताकत है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि यही संगठनात्मक मजबूती है जिसने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया है। लंबे अरसे के बाद बिहार की प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आप किसी साधारण राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आजाद भारत में आपने देखा है कि नेताओं की कथनी और करनी, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लेकिन आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हो कि भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए अक्षरशः हर वादे को पूरा किया। इसलिए बहनों भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है। लोकतंत्र में यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी है। मेरे बहनों भाइयों, बिहार की धरती पर आने के कुछ दिन पहले मुझे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां जो कुछ भी हुआ उसको मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी निश्चित रूप से होगी। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठक के दौरान वहां जो मेरे साथियों बैकड्रॉप लगाया गया था उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कराया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच का जो सांस्कृतिक सेतु है वह यदि इस देश की कोई धरती है तो वह बिहार की धरती है। इतना ही नहीं, चीन के साथ जो बाइलेटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय बातचीत हुई उसके बाद जो गिफ्ट एक्सचेंज हुआ
उसमें मैंने चीन के रक्षा मंत्री को एक मधुबनी की पेंटिंग भी भेंट की थी, जिसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ। उसका भी बिहार की धरती से नाता जुड़ा हुआ है। ट्री ऑफ लाइफ बिहार ही नहीं बल्कि भारत की जीवनदायिनी शक्ति है, भारत की वह आध्यात्मिक ऊर्जा है और वह ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। जब मैं पटना रहा था तो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में मैं सोच रहा था, और जब मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों यहां पर मौजूद हूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो यह संगठन है वह भी एक तरह का वृक्ष ही है, जिसकी जड़ों को मजबूत करने का काम हमारे परिश्रमी और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी कार्यकर्ता ही करते हैं। भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो। यही हमारी पार्टी की मजबूती का आधार है। और साथियों, जिसका यह परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज बन चुकी है। साथियों, आज जब हम पटना में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, पटना के बारे में एक जगह ऐसा लिखा गया है कि यह पटना नगर पृथ्वी का तिलक तथा विद्वानों की निवास स्थली है, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मा को अपना कौशल दिखाने के लिए बनाया था। यह है आपकी और हमारी यह पटना नगरी। पटना की पावन धरती विचार, ज्ञान और जन क्रांति की भूमि है। यह वही पाटलिपुत्र है जहां सम्राट अशोक ने शांति और धम्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। यही वह भूमि है जहां चाणक्य ने राजनीति और राष्ट्रनीति के शाश्वत सिद्धांत रचे थे और जहां आर्यभट्ट ने खगोल और गणित के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया था। इसलिए भूमि केवल इतिहास की ही नहीं, भविष्य के भी निर्माता है। ऐसी महान धरती है हमारे इस बिहार राज्य की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने डीडीए शालीमार बाग में पुनर्निर्मित संरचनाओं और ऐतिहासिक शीश महल का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक वो शीश महल था जो जनता की कमाई से खुद के लिए बनवाया गया था और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित किया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यही फर्क है पिछली सरकारों और बीजेपी सरकार की कार्यशैली में। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। तो मैं तो यही कहूँगी कि जनता का शीश महल आबाद रहे और जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया उनको तो केवल मुझे लगता है कानून ही देखेगा। उसको हमें उस जगह वापस लेके जाना है जहां से उसके सोर्सेज है, यानी जनता के खजाने से निकला हुआ पैसा वापस जनता के खजाने में जाना चाहिए। उस और काम करने की आवश्यकता है जो हम करेंगे। साथ ही उन्होंने 10 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाए जाने को लेकर कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदूषण को लेकर सख्त कदम उठाए होते तो इस तरह की कार्रवाई की आवश्यकता न होती। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, पिछली सरकारों की अकर्मण्यता, यानी कि यदि उन सरकारों ने पॉल्यूशन पे काम किया होता, दिल्ली का पॉल्यूशन इस प्रकार नहीं होता कि पूरे के पूरे देश में, देश की राजधानी का नाम बदनाम है कि पॉल्यूशन के कारण पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। इसीलिए जो डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा दी गई, जो डायरेक्शन एनजीटी के द्वारा दी गई, जो CAQM के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, दिल्ली को मजबूरन इस ओर जाना पड़ा। अदरवाइज यदि इन सरकारों ने पॉल्यूशन की दिशा में काम किया होता तो जनता का ना नुकसान होता, ना दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई होती। दिल्ली में 10 साल पुरानी गाड़ियों पर लगी रोक को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार का यह आदेश
अव्यवहारिक और जन विरोधी है। उन्होंने सवाल उठाया कि दफ्तर जाने वाले लोग और बुजुर्ग नागरिक अब कैसे सफर करेंगे। आतिशी का दावा है कि इस फैसले से करीब 62 लाख वाहन सड़क से हटेंगे और आम जनता पर नया वाहन खरीदने का बोझ पड़ेगा, जबकि कंपनियों को लाभ होगा। उन्होंने इसे तर्कहीन और जन विरोधी कदम बताया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एक फरमान निकाला है, जिसके तहत 10 साल से पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा, 10 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटना पड़ेगा और इस तुगलकी फरमान से एक झटके में 62 लाख व्हीकल्स को सड़क से हटना पड़ेगा, जिसमें 40 लाख टू व्हीलर शामिल हैं, जिसमें 20 लाख गाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली के आम लोग टू व्हीलर के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने ऑफिस जाते हैं। 40 लाख मोटरसाइकिल और टू व्हीलर के ओनर्स अब क्या करेंगे? वो कैसे ऑफिस जाएंगे? वो अपनी दिनचर्या कैसे पूरी करेंगे? दूसरी तरफ दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ घर से बाजार जाने के लिए, बाजार से घर आने के लिए। अक्सर सेकेंड हैंड गाड़ी वो खरीदते हैं और उस गाड़ी को लोकल यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये बुजुर्ग अपने घर से मार्केट तक कैसे जाएंगे? क्या वो पैदल चल के जाएंगे? अपने हाथ में 10-10 किलो का सामान ढो के लाएंगे? क्या ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये ऑर्डर तुगलकी है, निराधार है, इलॉजिकल है। ये इस बात से साफ होता है कि किसी भी गाड़ी की उम्र का और उसके द्वारा हो रहे प्रदूषण का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो वो पुरानी होने पर भी पोल्यूशन नहीं करती। दूसरी बात, कोई गाड़ी पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर यूज्ड है। कई गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ 7 साल में 3 लाख किलोमीटर चल गई हो। कई गाड़ियां ऐसी होंगी जो 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो। तो अब बीजेपी के इस नए फरमान के अनुसार 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी तो सड़क पर रह सकती है, लेकिन मात्र 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को सड़क से हटना पड़ेगा। क्या ये सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है कि जो मन में आया वो आदेश पास कर दिया, उसका पोल्यूशन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है? ऑर्डर इलॉजिकल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी पास कर दिया। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी ये सामने रखे कि 5 साल में लोकसभा के चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए गाड़ी बनाने वालों ने, मोटरसाइकिल बनाने वालों ने उनको कितना चंदा दिया है, कितना डोनेशन दिया है, वो दिल्ली वालों को बताएं और इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया जा रहा है कि लोगों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़े और नई गाड़ियां खरीदनी पड़े। दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों मजिंदर सिंह सिरसा और पंकज सिंह ने प्रेस वार्ता की।
पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है। वहीं पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया कि एनजीटी ने 2014 में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर ईंधन बिक्री रोकने का आदेश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2015 से लेकर 2020 तक एनजीटी ने कई आदेश पारित किए, लेकिन तब की दिल्ली सरकार ने उन्हें लागू नहीं किया, जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। आज हम लोग बैठे हैं ऑनरेबल कोर्ट के जो आदेश 2015 में एनजीटी के आदेश हुए, 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए एंड ऑफ व्हीकल के लिए, उस विषय में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं और हमारे आदरणीय मंत्री सिरसा जी और विनोद सिरसा जी इस विषय में यहाँ बैठे हुए हैं कि दिल्ली में जो चल रहा है इसमें आपको भी जानकारी है कि पिछली सरकार ने कुछ लापरवाही बरती और ये सिर्फ कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, हम दिल्ली सरकार अभी दिल्ली सरकार है उसको फॉलो करने की कर रही है। जो हमें ऑनरेबल कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, सीक्यू में हमें गाइडलाइंस दी है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने जो आपको बताया ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जिस तरह की बात अभी आपके सामने लाई जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के अंदर मानयोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास किया कि व्हीकल्स मोर देन 15 years should not be permitted to ply on the roads and shall not be impounded under Motor Act so and so। इसके बाद 2014 के बाद 2015 में फिर से ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7/4/2015 को फिर से कहा the slackness and casual attitude of the authorities of state government is exhibited from very fact that the air pollution is increasing and has decreased at alarming level। सरकार को फिर से कहा गया कि पेट्रोल व्हीकल्स older than 15 years and diesel vehicles more than 10 years should not be registered, should be deregistered and should not be permitted to ply on roads। 18/7/2016 में ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फिर से कहा it has been brought on the record before us that even during the odd even enforcement by Delhi government, the ambient air quality of Delhi was now found to be more improved। Efforts to stop diesel vehicle older than 10 years are plying on roads are met with such success due to low number of challans and minor fines। मानयोग एनजीटी ने 2016 में फिर से यहाँ की सरकार आम आदमी पार्टी की ना अपने दिल्ली के लोगों को बचा पाई, ना उनकी गाड़ियों को बचा पाई। जहां उनके सांसों को सांस हवा ना दे पा रही थी, वहां उनकी गाड़ियों को भी नहीं बचा पा रही थी। 20/7/2016 एनजीटी ने फिर से कहा ऑल व्हीकल्स विद डीरजिस्टर्ड इन एनसीआर शुड नॉट बी परमिटेड टू प्लाई इन दिल्ली एनसीआर रोड्स। ये फिर से एनजीटी ने कहा, दिल्ली की सरकार फिर भी ना बता पाई कि इन सड़कों में इन गाड़ियों को चलने देना चाहिए, हम पोल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे। दिल्ली सांस को तड़पती रही और दिल्ली की गाड़ियों को दिल्ली में चलने का इजाजत नहीं मिल रही। 2018 29/10/2018 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर डेटेड सो एंड सो व्हाट दे सेड द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन टू इमीडिएटली अनाउंस दैट द व्हीकल्स मोर देन 10 year old and petrol vehicles more than 15 years old should not be permitted to ply on NCR roads। देश की किसी भी राजधानी के अंदर, देश के किसी भी बड़े स्टेट के अंदर, देश सिटी के अंदर, किसी मेट्रो सिटी के अंदर जहां इससे भी ज्यादा ट्रैफिक है, वहां पे कोई ऐसी बंदिश नहीं है। ये बंदिश कहां है? ये बंदिश केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के 10 साल के किए हुए राज के उस सूबे के ऊपर है जो बिल्कुल नाकाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट इतना बाध्य हो गया, एनजीटी इतना मजबूर हो गया, इतनी बंदिशें उनके ऊपर आ गई जब उन्होंने देखा कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को सांस नहीं दे पा रही, स्वच्छ हवा नहीं दे पा रही, एम्बिएंट एयर क्लियर नहीं कर पा रही, एक्वे लेवल नीचे नहीं ला पा रही, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर 10 साल और 15 साल के व्हीकल्स को बैन कर दिया। बदकिस्मती है कि दिल्ली की तब की सरकार अपने दिल्ली के लोगों को जहां सांस दे पाई, ना ही उनकी गाड़ियां बचा पाई। 13/8/2021 को सीयूक्यूएम ने यह तय कर दिया कि रेगुलर मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिसके अंदर यहाँ की दिल्ली पुलिस, दिल्ली एमसीडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन सबको हिदायत दी गई और अरविंद केजरीवाल जी फिर भी दिल्ली के लोगों की गाड़ियों को नहीं बचा पाए। 2025 आते आते सीक्यूएम ने इनको डायरेक्शंस दी और इन्होंने सारे दिल्ली के पेट्रोल पंप के ऊपर कैमरे लगा दिए। आज दिल्ली जो एंड ऑफ व्हीकल्स का ये जो प्रताड़ना झेल रही है, ये बेईमान लोगों के कारण है। हम इसको हर जगह पर इसको जाकर अपनी बात को रखेंगे। ये क्योंकि पूरे देश में कहीं लागू नहीं होता, तो दिल्ली के अंदर इसके ऊपर भी दिल्ली के लोगों को भी उस तरह के पैरामीटर्स के अंदर बराबर देखना चाहिए
ये अगर नलायक एक सरकार ने गलतियां की हैं, उन गलतियों का खमियाजा दिल्ली के लोगों को नहीं देना चाहिए, ये हम सीपीएम को भी बताएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर से आए चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा एक नोबल प्रोफेशन है जो सेवा, संवेदना और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार काम हो रहा है। अब तक 11 लाख से ज्यादा मरीजों को 2100 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस इलाज का लाभ मिल चुका है। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज मुख्य सेवक सदन में जो पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले भी आए हैं, उन सभी का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज देखिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत अद्वितीय संगम उसमें है, उसमें देखने को मिलता है। हमारी जो संस्कृति है केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसका बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, चिंतन है और उसका शोध का अपना एक परिणाम भी है। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लौह, पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल करके औषधि जो है भस्म बनाने की विधि तैयार की थी। महर्षि सुश्रुत, जिसने शल्य चिकित्सा की जटिल से जटिल जो उसके सिद्धांत थे वो प्रतिपादित किए थे, और ये सभी भारत के वैज्ञानिक स्तंभ हैं जिनके सिद्धांत पर आज का जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है वह भी गर्व करता है। कोरोना में हम सब लोगों ने देखा ही था किस प्रकार से काम किया। सच में वो कोरोना का जो कालखंड है वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आपको। उसमें जो भी काम किया गया, जिस सेवा भावना से किया गया, जिस त्याग से किया गया, और संक्रमण में खुद को खतरे में डालकर और अपने घरों से दूर रहकर जिस सेवा भावना का परिचय दिया, उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है, शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। और ये मानव सेवा के प्रति आपके समर्पण और संकल्प का प्रतीक है कि आप किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बिना सदैव अपने मरीजों के लिए समर्पित रहते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा बनाने के लिए, उनका सुदृढ़ीकरण करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्साएं, सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हों। इसी क्रम में आयुष्मान योजना में अभी तक 58 लाख आयुष्मान कार्ड यहां वितरित कर दिए गए हैं, और इसके माध्यम से प्रदेश के 11 लाख से भी अधिक मरीजों को कई हजार करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार अभी तक मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजधानी रायपुर स्थित स्वर्ण अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में चिकित्सा सम्मान समारोह में शिरकत की। समारोह में कोरोना काल के दौरान अपने कर्तव्य का साहसपूर्ण निर्वहन करते हुए दिवंगत हुए चिकित्सक योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित
आज के कार्यक्रम में हमारे चिकित्सक बंधुगण और कोरोना के समय जो हमारे डॉक्टर्स अपना कर्तव्य पूरा करते हुए दिवंगत हो गए, ऐसे डॉक्टर्स के सभी परिजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और मीडिया के बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को, विशेषकर हमारे चिकित्सक बंधुओं को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज की इस अवसर में 672 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे, ऐसे डॉक्टरों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, आप सब लोग उनको टीवी वगैरह में देखते रहते हैं कि कैसे एकदम सवेरे सवेरे अस्पताल सब में औचक पहुंच जाते हैं, कभी तो लोअर टी-शर्ट में पहुंच जाते हैं। और मैं समझता हूं 24 घंटे में करीब कई घंटा काम करते हैं, 16 घंटा, 24 घंटा में 16 घंटा काम करते हैं। तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत आज के इस अवसर में धन्यवाद देता हूं। और पिछले 1.5 वर्षों में हम लोग को अभी 1.5 वर्ष हुए हैं सरकार में आए हुए, और 1.5 वर्षों में वैसे तो बहुत काम हम लोगों ने किया है, मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे पूरे किए हैं, लेकिन जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए हैं उसका जिक्र हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होता था, और 15 वर्ष हम लोग की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 10 मेडिकल कॉलेज हो गया। और अभी ये 1.5 वर्षों में ही हम लोग फिर 5 मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं, तो अब 15 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हो रहा है। और इतना ही नहीं, हम लोग नीचे पीएससी, सीएससी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये सब भी कर रहे हैं। और अगर हमारे रायपुर में एम्स भी आया है, तो ये 15 वर्षों जब हम लोग सरकार में थे तो उसी समय की उपलब्धि है। मैं उस समय भी सांसद के रूप में भारत की संसद में था। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और हम सब लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि जो दिल्ली का एम्स है, पूरे देश से वहां पर इलाज कराने पेशेंट आते हैं, बहुत यहाँ पर लोड हो जाता है, इसलिए इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि उन्होंने हम लोग की बात मानी, और 6 प्रदेश में उन्होंने एम्स की स्वीकृति दी। और हम लोग छत्तीसगढ़ वाले सौभाग्यशाली थे कि पहले ही समय में हम लोग को एम्स मिल गया, और आज यहाँ पर एम्स भी स्थापित है। तो इस तरह से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, काहे कि हम लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ के लिए लोगों को जितना हम लोग चिकित्सा साधन उपलब्ध करा पाएंगे उतना अच्छा होगा। और आज के इस अवसर में फिर से मैं हमारे जो कोरोना काल में दिवंगत हुए ऐसे परिवार को फिर मैं नमन करता हूं, और दिवंगत डॉक्टरों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।